बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इस क्वेश्चन से डील कर रहे थे एंड अब हम इस केस में डिस्कस करेंगे एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। सो बेटा 46 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि आर्टिकल 323A एंड 323B, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये इसलिए इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि कोर्ट पे जो बर्डन है केसेस पेंडिंग रह रहे हैं, उन केसेस से ट्रिब्यूनल डील कर सके और कोर्ट पे बर्डन कम आए और ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से डील कर सके, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। अब ट्रिब्यूनल यूजुअली एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो जुडिशरी की तरह फंक्शन करती है। ओके, सो इस एल चंद्र कुमार का केस के इश्यूज़ ये थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को इतनी पावर दे दी गई थी कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल कर रही थी, इस पावर को कर्टेल कर रही थी। तब एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस इशू को रेस किया गया, क्या ट्रिब्यूनल्स इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल कर सकते हैं? क्या ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं कर रहा? तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, पर जो पावर दे रखी है ट्रिब्यूनल्स को कि वो हाई कोर्ट के बराबर हैं या जो हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 की पावर को वो कर्टेल करता है या जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल करता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस जो क्लॉज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, उनके जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल करता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।